गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में, जो क्या थे दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ध्यान दीजिएगा, बाबर ने 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके बारे में जो है दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों आपका BA सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 का। ध्यान दीजिएगा, कोर 11 में ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम में, इसलिए जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या आपको लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इनका प्रारंभिक जीवन, यानी कि इनका जो जीवन है वो कैसे शुरुआत हुई, इनकी जन्म कहां हुई, कैसे हुई, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ? फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। इनके पिताजी का नाम था मिर्जा उमर शेख। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? मिर्जा उमर शेख, जो फरगना के ही एक शासक थे। हालांकि जो फरगना था वो छोटा सा कोई एक राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? छोटा सा राज्य हुआ करता था। इनके पिताजी मिर्जा उमर शेख और इनकी माता जी का नाम था कुतुकुल निगार खानम। क्या नाम था? कुतुगुल निगार खानम। तो ये सभी जो है दोस्तों इनके पिता और माता हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इनके पिता जो थे मिर्जा उमर शेख, वो तैमूर के 5वीं पीढ़ी थे। क्या थे? तैमूर। जो आपको जो है मैंने आपको BA सेमेस्टर 4 में बताया था, तैमूर। ठीक है, तो तैमूर के 5वें पीढ़ी इनके पिताजी थे और इनकी माता जो निगार खानम थी वो थी मंगोल शासक यूनुस खां की पुत्री। ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपको याद रखना है, यूनुस खां। ये जो यूनुस खां है एक प्रकार से क्या है? बाबर के कौन है? एक तरह से जो है बाबर के यूनुस खां क्या लगेंगे? अगर ध्यान दीजिएगा तो बाबर के नाना जी लगेंगे। ठीक है, कैसे? इनके पिताजी के पत्नी है ये कौन? निगार खानम। और निगार खानम क्या थी? इनकी बेटी थी। तो इसके नाना जी लगेंगे, यानी उमर शेख के ससुर लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो है चंगेज खां का वंशज था। किधर का वंशज? चंगेज खां। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो तैमूर की तरफ से, इसके पिताजी किसके तरफ से? तैमूर की तरफ से, और इनकी माता जी चंगेज खां की तरफ से। तो इस प्रकार से दो वंशज जो थे इस योद्धाओं के, वीर के, यानी बाबर के। इस प्रकार बाबर 2 वीर योद्धाओं का, चंगेज खां और तैमूर का वंशज था। 2 प्रकार से वंशज था। तो दोस्तों कि तुर्कों की जो चंगताई है, चंगताई, तुर्कों की क्या चंगताई जो थी उसके अंतर्गत जो इसका वंश आता था। किसके अंतर्गत? तुर्कों के चंगताई शाखा के अंतर्गत जो है बाबर का वंश आता था। लेकिन सामान्य रूप से इन्हें क्या कहा जाता था? मुगल कहा जाता था। क्या कहा गया? मुगल कहा गया। और छोटा सा फरगना राज्य, छोटा सा फरगना राज्य किसको था? उमर शेख को दिया गया था ना। उमर शेख यहाँ के शासक थे, तो इसको जो है प्राप्त था। लेकिन इनके जो बड़े लोग थे, इनके जो बड़े भाई थे, उनको जो है समरकंद का शासक दिया गया था। और इस बीच में जो है दोनों के बीच में विवाद वगैरह भी होते रहते थे, लेकिन बड़े भाई को समरकंद और बुखारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसके और मंगोल शासक के बीच जो था, उमर शेख का जो साला था महमूद खां, कौन था? महमूद खां, यानी बाबर का कौन? मामा जी। इस प्रकार से जो है इनका साथ दिया करते थे। और इस प्रकार से मंगोल राज्य का शासक फरगना का कौन था? उमर शेख का साला कौन? महमूद खां। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों फरगना राज्य तो सुरक्षित रह गया, क्योंकि फरगना के लिए क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था ना, विवाद हो रहा था ना। तो फरगना को सुरक्षित रखने का काम किसने किया था? एक तो उमर शेख के ससुर ने। उमर शेख के ससुर मतलब कौन? यूनुस खां। ठीक है, और एक दूसरी ओर जो है मंगोल शासक यूनुस खां खुद। ठीक है, तो मंगोल शासक जो है यूनुस खां ने क्या किया था? फरगना को संरक्षण दिया, यानी फरगना को बचाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए। आपको इसमें लिखना है। और धीरे धीरे जो है क्या हुई? यूनुस खां की मृत्यु हो गई। और बाद में जो है फरगना की जो देख रेख है किसके देख रेख में हुई? अहमद खां के देख रेख में, जो इसकी क्या थे? पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, क्या थे? पुत्र थे। और 1494 ईस्वी में यूनुस खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसका भाई जो है महमूद खां जो है
एक सेकंड दोस्तों, 1494 ईस्वी में अहमद खां की मृत्यु हो गई और बाद में जो है महमूद खां फरगना के पूर्वी भाग को एक साथ मिलाना चाहता था। सिंपल सी बात है, फरगना के इसके पिताजी फरगना के शासक थे और इसकी माता जी जो थी वो जो है चंगेज खां की तरफ से जो है वंशज थी और इसके पिताजी तैमूर की तरफ से 5वीं पीढ़ी के वंशज थे। इस प्रकार 2 वंशों का ये रहने वाला शासक बाबर था और इस प्रकार से किस किस प्रकार से इसने फरगना को बचाए रखा, इसके बारे में इसमें आपको बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपको बताना है बाबर का व्यक्तित्व, यानी कि बाबर जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे, बाबर जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनमें कौन कौन सी जो है क्वालिटीज थी, पर्सनैलिटी थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाबर जो है बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे कोई भी व्यक्ति भी इनके गुण और संपन्न जैसे जो इनके पास जितने गुण थे, इतने प्रतिभाशाली थे, कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी भी नहीं हुआ था तैमूर वंश में। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही आकर्षण और प्रभाविक शक्ति के चरित्र वाले थे, यानी कि बहुत जल्दी जो है लोगों को क्या कर लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। और इन्होंने पूरा जिंदगी जो है संघर्ष किया। कई बार तो ये मृत्यु से बाल बाल बचे थे, लेकिन जो है संकट और निराशाओं से कभी भी हताशित नहीं हुए, यानी कि क्या हुए, हमेशा खुश रहते थे, कभी भी आशा मानवीय गुणों को नहीं त्यागा। मतलब हमेशा जो है आशा रखते थे कि मैं ये सही कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, यानी हार में कभी भी डगमगाते नहीं थे। और प्रकृति से यानी नेचर से बहुत ही उदार, बहुत ही अच्छे दिल के, सहिष्णु, दया, परोपकार, यानी जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना, यानी सद्गुण जो होते हैं, वही सद्गुणों से संपन्न थे ये बाबर। ठीक है, ये तो एक प्रकार से ये इनकी व्यक्तित्व हुई, लेकिन ये अच्छा पुत्र भी थे, भाई भी थे, पिता भी थे, मित्र भी थे और पति भी थे। इस प्रकार से जो है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या था, व्यक्तित्व थे, बहुत ही ज़्यादा चरित्र थे। ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इसके बारे में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विंसेंट स्मिथ ने लिखा था, उस युग के एशियाई शासकों में वह सबसे प्रतिभाशाली था और किसी भी देश अथवा युग के राजाओं के मध्य उसे उच्च स्थान दिया जाता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये बहुत ही उच्च स्थान दिए जाने वाले शासकों की गिनती में आते थे। सोच लीजिए, ये इतने अधिक प्रतिभाशाली थे। मतलब जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना, वो आपको लिखना है। और दूसरी चीज, अगर इनके पास कोई बुराई थी ना, वो आसानी से उसको एक्सेप्ट करते थे, कभी भी दिखावा नहीं करते थे। ठीक है, अगला है दोस्तों इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है। तो ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट्स को जो है अच्छा तरीका से बताने का कोशिश किया है। इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना। आगे क्या है, व्यक्ति के रूप में बाबर क्या थे, व्यक्ति के रूप में इनके गुणों को बताना है। तो व्यक्ति के रूप में सबसे बड़ी चीज होती है क्या, लोगों के अंदर मानवीय गुण होना। तो इनके अंदर मानवीयता बहुत बड़ी गुण थी, जो बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दयालु थे, लोगों की भलाई करना चाहते थे। ये अपने भाइयों और अमीरों के साथ हमेशा बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करते थे। साथ ही दोस्तों अपराध वगैरह जो चीजें होती है ना, जब कोई अपराध करता था उसको माफ कर देने का काम किया करते थे, यानी क्षमा कर देने का काम करते थे। साथ ही वे अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को बहुत ही अच्छा प्रेम स्वभाव अच्छे तरीका से रखते थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुविवाह किया था। क्या किया था, बहुविवाह, यानी कि एक से अधिक विवाह उनकी जो थी, यानी कि एक विवाह नहीं उससे अधिक विवाह इन्होंने किया था, उसको बहुविवाह कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने कुटुंब के लोगों, अपने परिवार के लोगों, अपने रिश्तेदारों को, लोगों का ये हमेशा ध्यान रखते थे। इसके अलावा जो है इन्होंने शराब, अफीम, ये सब की भी आदत था। ठीक है, ये शराब, अफीम जैसे चीज़ों को भी आदत रखते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें संयम रखा और उसको धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश किया दोस्तों। और लास्ट में एक बार ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध जो इन्होंने लड़ा था, किसका युद्ध, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 16 मार्च 1527 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, खानवा नामक जगह में प्रमुख योद्धा राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और जो घाघरा का युद्ध था, ये सब अलग से आएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो है आपको एक से एक अधिक से अधिक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो खानवा का युद्ध जब हो रहा था ना, तो उससे पहले ही इन्होंने शराब को छोड़ दिया था। क्या कर दिया था, शराब को छोड़ दिया था। तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर पश्चाताप था। पश्चाताप मतलब इनके अंदर किसी भी चीज़ों की त्याग की भावना थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है पानीपत में का जो युद्ध हुआ था, इनमें जब ये जीत हासिल कर लिए तो इन्होंने मुस्लिम संतों के दरगाह में क्या किया था, दर्शन करने चला गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों विद्वान के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, विद्वान के रूप में आप लिखिएगा, यानी कि ये एक बहुत अच्छे विद्वान थे, उच्च कोटि के साहित्य लिखते थे। क्या लिखते थे, साहित्य लिखते थे। इन्होंने जो है अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, बाबरनामा, जिसके बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। और इसके पहले के वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। यदि आपने वो वीडियो को हमारा नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप देख लेंगे। तो क्या थे दोस्तों, ये बहुत ही प्रकृति प्रेम थे, प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे, नेचर से बहुत लगाव रखते थे। यानी कि ये
जो है इनकी जो भी रचनाएं हुआ करती थी ना एकदम सजी हुई करती थी, यानी कि जीवित रखती थी। ठीक है, इनके अंदर जो दोष वगैरह थे इन्होंने आसानी से उन दोषों को जो है एक्सेप्ट किया, इनके अंदर ये बुराई है इसको एक्सेप्ट किया, कभी भी जो है दिखावा नहीं करते थे। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है पूरे विश्व इतिहास में, पूरे संसार में जो है सबसे अच्छी साहित्यिक जो है इनको माना जाता है। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। कौन थे? बाबर। बाबर के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, लेकिन ये क्या करते थे, तुर्की भाषा में अपने साहित्य को लिखते थे। और तुर्की भाषा, तुर्की जो लैंग्वेज थी, टर्की जो लैंग्वेज थी, उसमें ये जो सबसे ऊंचा स्थान जो है इनके साहित्य को मिलता था। तुर्की भाषा में इन्होंने दीवान नामक एक कविता भी लिखा था, जिनका जो है सबसे बड़ा उदाहरण जो है काव्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण ये है। कौन? दीवान तुर्की भाषा में थी। ठीक है, इसके अलावा फारसी भाषा में भी इन्होंने बहुत सारी रचना की है, बहुत सारी कविताओं लिखी हैं, जैसे मुबीन। ध्यान दीजिएगा, कौन? मुबीन नामक एक जो है मसनवी थी, जिसे तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसमें 2000 शेर थे। वो लायन वाला शेर नहीं दोस्तों, जो शेरो शायरी वाले शेर होते हैं ना, वो 2000 शेर थे। किसमें? मुबीन में। किसमें? मुबीन में। कौन से भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इतने अच्छे विद्वान भी थे, यानी व्यक्तित्व के रूप में तो बहुत अच्छे भी थे, और इन्होंने किताब, साहित्य, कविताएं भी लिख डाली हैं। इसके अलावा तुर्की भाषा में इन्होंने रिसाल विलदिया लिखा था, जो एक कविता थी। उसके बाद रसाल ए उरुज ग्रंथ लिखा था, जो अलंकार शास्त्र पर निर्भर था। अलंकार शास्त्र पर जो है उस पर जो है उसके बारे में लिखी गई थी। इसके अलावा जो है खत ए बाबरी नामक एक लिपि का भी इस्तेमाल किया था इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, एक लिपि ही बना दी, जैसे हिंदी की क्या होती है? देवनागरी। ठीक है, उसी तरीका से जो है रोमन एक लिपि होती है, उसी तरीका से जो है खत ए बाबरी नामक इन्होंने एक लिपि ही रच दी थी। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों क्या है कला के रूप में, यानी कि व्यक्तित्व के रूप में हमने आपको बता दिया, विद्वान के रूप में आपको बता दिया कि ये कैसे व्यक्ति थे। अब हम कला के रूप में जो है बाबर का जो है मूल्यांकन करेंगे कि कला और प्रकृति प्रेम। आप अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? कला और प्राकृतिक प्रेम। ध्यान दीजिएगा, मैंने तो आपको पहले बता दिया, ये प्रकृति से क्या रखते थे? बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे, यानी कि इनको प्रकृति से बहुत गहरा अनुराग था, बहुत गहरा लगाव था, बहुत गहरा प्यार करते थे अपने नेचर से। नदियों, पहाड़ों, वृक्ष, पुष्पों से बहुत ज्यादा आकर्षित रहते थे। यानी कहने का मतलब है भारत राज्य जब इन्होंने स्थापित तो कर दिया, लेकिन मध्य एशिया, ध्यान दीजिएगा कहाँ? मध्य एशिया के जो बाग बगीचे थे उन्हीं के याद में हमेशा डूबे रहते थे। यानी कहने का मतलब ये प्रकृति से इतना जुड़े रहते थे कि इनको कभी भी थोड़ा सा भी समय मिलता था ना, जैसे युद्ध से खाली समय थोड़ा सा मिलता तो ये क्या करते? बाग बगीचा और बागवानी में लग जाते थे। खुद ही पुष्पों, वाटिकाओं का प्रयोग करते थे, फूलों को, पौधों को लगाया करते थे, बाग बगीचों को नक्शा बनाया करते थे कि किधर से हमको इस बगीचा का रास्ता निकालनी है, किधर से फुवारे बनानी है, किधर से पानी की सुविधाएं देनी है, किधर से हमको फूल पौधे किधर किधर लगानी है। यानी अपनी निगरानी में ये सब सारी चीजें काम करते थे। यानी आप समझ रहे, इतना बड़ा सम्राट जो कि क्या था? मुगल शासक का क्या कर दिया था? मुगल शासकों के ऐसे पहले शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य के स्थापना रच दी थी, और वो क्या करते थे? बाग बगीचा में काम किया करते थे, क्योंकि इन्हें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था। इसके अलावा ये निगरानी तो करते थे, साथ में खुद से भी फावड़ा लेकर, फावड़ा होता है ना दोस्तों, एक तरह का औजार जिससे क्या किए जाते हैं, जैसे कोड़ने वगैरह के काम आते हैं, मिट्टी को उरेदने की काम आती है, तो फावड़ा लेकर खुद ही बगीचा में काम करने चले जाते थे। यानी इनके अंदर ये इतनी स्वभाव थी, इतनी स्वाभाविक थे कि किसी से भी कुछ नहीं कहते थे, खुद से ही काम किया करते थे। यानी प्रतिदिन, प्रति ऋतु में ये क्या करते थे? बहुत अच्छा काम करते थे। और जो मिट्टियों की जांच करते थे कि कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी जो है हमारे लिए उपयोगी है, किनसे हमें जो है अधिक से अधिक फायदा हो सकता है और हमारे साम्राज्य के लोगों को हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में कहा जाता है, क्या किया जाता है? कहा जाता है कि भारत में खरबूज और अंगूर इनके ही प्रयोग से सुधार हुआ था। यानी खरबूज और अंगूर के जो उत्पादन हुए ना, उसमें अच्छा सुधार जो है इन्होंने कर दिया था, क्योंकि ये प्रकृति के क्या थे? प्रकृति के एक तरह से पूजक थे, उसके क्या थे? उसके शुभचिंतक थे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इस प्रकार की चीजें की थी, और जो है कृषि व्यवस्था के साथ साथ जो है अपने जो फूल, पुष्प, पेड़, नदी, तालाब, झरना, जो प्रकृति की चीजें हैं उसका भी संरक्षण किया था। ठीक है,
अगला दोस्तों आप बनाएंगे धार्मिक नीति। ये किस धर्मों से जो है, किस किस प्रकार के धर्मों से जो है ये जो है कनेक्शन रखते थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे? बाबर जो है एक सुन्नी मुसलमान थे और ये उनके धर्म के प्रति जो है गहरी श्रद्धा थी। ये हमेशा सत्संग जो है उन विद्वानों का सत्संग करते थे, लेकिन धार्मिक संकीर्णता थी, धर्म में जो है इतनी ज़्यादा रहते थे कि मतलब कि ये जो है अपने सिया सुन्नी का जो संघर्ष हुआ था ना, मध्य एशिया में सिया सुन्नी का जो संघर्ष हुआ था उसमें जो है धर्मोन्माद को देखा था, यानी कि धर्मांध अंधा सेवा मुक्त थे। यानी कोई होते हैं ना, एक धर्म में है और उसी धर्म को लेकर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब सारी चीजें, तो ये उतना कुछ बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। और समरकंद दोस्तों, समरकंद जो क्या था, अभी मैंने आपको बताया था ना, बाबर के बड़े भाई को दिया गया था समरकंद, ठीक है, बहुत ही बड़ा राज्य था। ये क्या था, समरकंद जब इन्होंने प्राप्त किया, जब इनको मिल गया, तो ईरान के सिया शासक से, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्या थे, सुन्नी थे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया ये धर्म जैसे चीजों को तो मानते थे, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कभी भी संघर्ष नहीं करते थे, धर्म के लिए एक प्रकार से धर्मांध नहीं थे, यानी कि अंधा के रूप में धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये थे सुन्नी, लेकिन जो है दोस्तों ईरान में सिया शासकों की सहायता के लिए जो है इन्होंने कभी भी मतलब जो है बुरा नहीं माना। इन्होंने सिया शासकों का क्या किया, इस्तेमाल, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों सहायता लिया, इस्तेमाल नहीं किया, सहायता लिया। और जो है दोस्तों इसमें उसकी कोई भी बुराई नहीं थी। और सिया शासक से आग्रह करने पर, सिया के शासकों ने आग्रह किया था कि आप जो है सिया के रीति रिवाजों को अपनाएं, तो इन्होंने चुपचाप से जो है एकदम आसानी से बिना मना किए हुए उनके रीति रिवाजों को भी अपना लिया था। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम देखें कि धार्मिक उदारता की नीति भी इनके अंदर थी, यानी किसी भी धर्मों के प्रति अवहेलना नहीं थी, किसी भी धर्म के प्रति ये बुरी सोच नहीं रखते थे, ये अच्छे व्यक्ति की गिनती में आते थे, ठीक है। और इन्होंने 2 बार जिहाद का नारा दिया था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह युद्ध की आवश्यकता थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया। अगला है दोस्तों सैनिक के रूप में। मैंने आपको तो बहुत सारे रूपों में बता दिया ना, व्यक्तित्व के रूप में बता दिया, प्रकृति के रूप में बता दिया, प्रकृति के कितने लगाव रखते थे, धर्म के रूप में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों सैनिक और सेनापति के रूप में। तो ये जो है जन्मजात से सैनिक था, जन्म से ही एक सैनिक था। 11 वर्ष की आयु से, ध्यान दीजिएगा, लगभग अपने जन्म से, ठीक है, जन्म से 11 वर्ष के आयु तक जो है इन्होंने क्या किया था, मृत्यु तक जो है, यानी कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक जो है इन्होंने क्या किया था, जो है सैनिक का रूप जो है उस पर जो है अच्छा तरीका से काम किया, सैनिक के रूप में काम किया। ये एक अच्छे दृढ़ साहस और संकटों का सामना करने वाले, विपत्तियों का सामना करने वाले अच्छे सैनिक थे। ये एक घुड़सवार भी थे, एक निशानेबाज भी थे, और तलवार चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रवीण थे, बहुत ही ज़्यादा तेज थे। यानी सैनिक को प्रेरणा देना जो है इनके अंदर बहुत अच्छा था। ये सैनिकों को प्रेरणा भी देते थे कि किस प्रकार से हमें कार्य करनी चाहिए, अनुशासन में रखते थे, लोगों का विश्वास प्राप्त करना, दुर्लभ गुणों से जैसे ये क्या थे, निपुण थे, यानी इनके अंदर अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे गुण थे जो किन्हीं के अंदर जो है नहीं पाई जाती थी, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों ये क्या करते थे, सुख दुख में अपने सैनिकों का साथ तो देते थे, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो एकदम कठोरता के साथ, एकदम कड़ाई के साथ क्या करते थे, अपने आज्ञाओं का पालन करवाते थे, यानी जरूरत पड़ने पर। लेकिन ये अच्छे से लोगों के साथ रहते थे, अपने सैनिक साथियों के साथ रहते थे। अब देखेंगे दोस्तों प्रशासक के रूप में। देखिए दोस्तों प्रशासक के रूप में थोड़ी सी इनके अंदर क्या थी, कमी थी। क्या थी, कमी थी। यानी प्रशासन व्यवस्था को जो है इन्होंने जो पहली से चली आ रही थी ना, उसी प्रकार के प्रशासन व्यवस्था को कायम रखना समझा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखिए क्या है, रसब्रुक विलियम्स एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक प्रतिभा का अभाव था, बाबर के अंदर प्रशासनिक प्रतिभा नहीं थी। हालांकि ये क्या था, एक योद्धा था, एक सैनिक के रूप में, लेकिन राजनीतिक के रूप में जो है ये थोड़ा बहुत जो है कमजोर थे। इसलिए जो है उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था है पहले के ही प्रशासन व्यवस्था से मैच करती थी, और जिसके कारण जो है यहाँ बहुत सारे षड्यंत्र हुए और धीरे धीरे जो है इनको अपना सिंहासन भी खोना पड़ा। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनका जो डेथ हुआ था 1530 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि धीरे धीरे इनका तबीयत जो है बिगड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, नशों से लत थे ना, नशों की आदत थी इनको, और जिसके कारण जो है इस प्रकार से जो है ये सारे इनकी मौत का कारण बना था, ठीक है दोस्तों। तो जो है बाबर ने खुद से ये स्वीकार भी किया था कि उसके साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए इनके पास समय नहीं है। ये क्या चाहते थे, शांति स्थापना करना चाहते थे अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार की जो है अकबर या शेरशाह प्रशासनिक प्रतिभा का अभाव था, यानी कि उसमें जो है अकबर जैसा जो है प्रशासनिक व्यवस्था का जो है प्रशासनिक प्रतिभा का अभाव था। किसके जैसा, अकबर और शेरशाह जैसा। अकबर क्या था, इसके पौत्र थे, ध्यान दीजिएगा,
बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, यानी कि इसके पोते थे। तो जो है दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा आपको आगे, जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। अभी जो है बस इतना समझे कि अकबर जो है इनके पुत्र थे, ठीक है, इनके पोते थे, और जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए जो अकबर को पुनः संस्थापक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने पुनः स्थापना की है मुगल साम्राज्य की, ऐसा कहा जाता है, आगे के वीडियोस में आने वाली है, ठीक है। अब जो है दोस्तों बाबर ने क्या किया था, लुटेरों का दमन किया था, रक्षा, सड़कों को सुरक्षित करना, चौकियों की स्थापना की थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी इस प्रकार से जो है लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए थे। लेकिन ये जो है दोस्तों एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था, और उसने अपनी कूटनीति से अफगान अमीर और राजपूतों के जो है संतुष्ट करने में सफलता प्राप्त किया था, ठीक है। अब जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखना है, इतिहास में स्थान, यानी इतिहास में इसको कौन से स्थान दी जाती है, बाबर को क्या कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, बाबर का स्थान जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में तो है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि पुनः स्थापना का श्रेय जो है किसका, पुनः स्थापना का श्रेय किसका दोस्तों, पुनः स्थापना का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। हालांकि जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना से नवीन युग आरंभ होता है, एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का जो शिलान्यास था बाबर ने किया था। राजनीति, साहित्य और संस्कृति में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हासिल की थी, उपलब्धि हासिल की थी। इसके अलावा जो है एक बहुत ही प्रमुख विजेता थे, यानी कि ये इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता था। इनके युद्धों के बारे में मैं भी इसके बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, और जो है परंपराओं से जो इन्हें इनके अंदर जो चीज़ें चली आ रही थी उसका जो इन्होंने विकास किया। इसके बाद दोस्तों स्मिथ नामक एक राइटर है, उन्होंने क्या लिखा था, स्मिथ जो है इतिहासकार जो है उन्होंने लिखा था एशिया का एक महान प्रतिभाशाली राजा थे, ठीक है। इनके बारे में गुणों को लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों आप इनको निष्कर्ष में भी डाल सकते हैं, यदि आपको नाम नहीं याद है ना, आप इसको निष्कर्ष में डाल सकते हैं। निष्कर्ष में लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं निष्कर्ष, ठीक है। आप निष्कर्ष तो लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, बहुत ही आसान तरीके से जो आपने ऊपर के पॉइंट्स में डील किए हैं ना, उनमें से सभी पॉइंट्सों के दो दो लाइन बस आपको इसमें लिखनी है, बस जो आपका निष्कर्ष खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से है दोस्तों ये वीडियो भी यही मैं समाप्त करता हूं। कैसा लगा ये वीडियो, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और हाँ पहली बार हमारी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में सेमेस्टर से रिलेटेड बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको इसी प्रकार से हल करवाए जाएंगे, और ये जितने भी हल होंगे हमारे चैनल में आपको बहुत जल्द क्या कर दिए जाएंगे, बैक टू बैक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।